अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ के वफ़द ने जो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, वो मुलाकात आज भी ज़ेर बहस है और कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो PTI के वफ़द ने मौलाना साहब से मुलाकात की है, वो शायद मौलाना साहब के साथ आगे इंतखाबात में इत्तेहाद या बातचीत को मज़ीद जारी रखने पर भी की तरफ जो है वो पहला कदम हो सकता है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो चौधरी शुजा हुसैन साहब से लाहौर में मुलाकात की थी, उस मुलाकात के हवाले से ये बताया गया कि काफ लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ मजीद चलने से इनकार कर दिया और ये कहा है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के साथ चलेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो मियाँ साहब की वतन वापसी के बाद जो मुस्लिम लीग नून ने एक मीनार पाकिस्तान पर पावर शो का मुजाहरा किया, उस पावर शो के मुजाहरे और मियाँ साहब की मीनार पाकिस्तान पर उस तकरीर के बाद इस वक्त मियाँ साहब की तरफ से मज़ीद कोई गुफ्तगू, कोई बयान जो है उनका सामने नहीं आया। तो ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे कई जमातें खुल के ये कह रही हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो समझौते के तहत वापस आए, तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो सोलो फ्लाइट चाहती है या मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्या सोच रही है? कौन सी जमातें हैं जिसके साथ इस वक्त राब्ते जारी हैं? और जैसे ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात जनवरी में होंगे, तो उस हवाले से नून लीग की स्ट्रेटजी क्या होगी? इस हवाले से मियाँ साहब की कोई गुफ्तगू सामने नहीं और ना ही मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के हवाले से कोई मुतालबा किया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो मुल्क में इंतखाबात के हवाले से ये बार बार मुतालबा किया जा रहा था कि जनवरी का माह नहीं बल्कि तारीख का ऐलान किया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन 28 जनवरी की जो तारीख है उसका ऐलान करने जाए और इस पर गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अपना पावर शो का मुजाहरा किया और सियासी मुखालफी ने उनको तनकीद का निशाना भी बनाया और ये भी कहा कि वो लोग देख लें जो कहते थे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में लोग कहाँ से आएंगे। ये तमाम इशूज़ हैं, इन पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर सैफ साहब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी वजाहत भी आ चुकी है, हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने जो मौलाना साहब के साथ मुलाकात की उसकी वजाहत आ भी चुकी है, लेकिन दीगर जो इश्यूज़ हैं उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल देंगे कि ये मुलाकात हुई तो जाहिर है जब सियासतदान आपस में बैठे हैं तो सियासी बातचीत भी ज़रूर होती है, तो आप बताएंगे कि सियासी बातचीत हुई थी सर? सबसे पहली बात तो ये है और मैं इसका इआदा करूँगा एक बार फिर आपके इस प्रोग्राम में कि हमारी मुलाकात खालिसतन फातिह अफ़गानी के लिए थी। हम उनकी खुशदामद की वफात पर फातिह अफ़गानी और ताज़ियत के लिए गए। उसके बाद वहाँ बैठे तो यकीनन मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात हुई और ज़्यादातर जो फोकस था वो खैबर पख्तूनख्वा के बेसिकली मामला पे था, क्योंकि मौलाना साहब का भी जो दिलचस्पी का एक महवर है वो खैबर पख्तूनख्वा ही है, क्योंकि उनके एक दो शायद जो रहनुमा बैठे हुए थे उनका ताल्लुक भी वहीं से था और वहाँ से इलेक्शन भी वो लड़ते रहे। तो उस तनाज़ुर में खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर ये जो अफ़गान महाजरीन और गैर मुल्की या गैर कानूनी जो तारिकीन जो लोग हैं, इनको हटाने के हवाले से जो इस वक्त जमगोइयाँ या बातचीत चल रही है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसके बारे में मौलाना साहब का ख्याल था कि जिस तरीके कार के तहत ये हो रही है इससे शायद हमें उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने ये कहा कि मैं आला हुकाम से, फौज के भी और सिविलियन आला हुकाम से भी इस सिलसिले में बात कर रहा हूँ कि इस तरीके कार पर नजरसानी की जाए और इनको एक अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए, ना कि कोई ऐसे तरीके से जिससे नफरतें फैलाता हूँ। तो इसी तरह की बातचीत हुई है। बाकी जहाँ तक प्योर पॉलिटिकल डिस्कशन या डिबेट का ताल्लुक था, बिल्कुल नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि हम खुद भी चूंकि फातिह अफ़गानी के लिए गए थे, हमारी तरफ से तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था कि हम सियासी मामलात पे बात करते और फिर शायद तासुर भी यही मिलता कि ये सियासी मुलाकात है, तो वो हम चाहते भी नहीं थे, ऑप्टिक्स के लिए भी हम बेहतर नहीं था। तो इसलिए मैं फिर यही कहूंगा कि बुनियादी तौर पर फातिह अफ़गानी थी, लेकिन जो सानवी नोयत की बातें थी सियासी वो जरूर हुई हैं और वो मैंने आपको बताई। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, इसी के साथ साथ अब बिल्कुल ताज़ियत के वक्त पर अगर सियासी गुफ्तगू हो तो ये मुनासिब भी नहीं होता, लेकिन आप समझते हैं कि जो गुफ्तगू हुई, जो तलखियाँ थीं आप दोनों जमातों के दरमियान, वो दूर हो गई हैं? आने वाले दिनों में इंतखाबात से कबल बातचीत हो सकती है, आप दोबारा बैठ सकते हैं, यहीं से आप बातें आगे जारी रख सकते हैं? देखिए नादिर साहब, बात यह है ना कि एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है और मैं समझता हूँ कि इसको वजाहत से समझना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी पार्टी है और हम इलेक्शन में जब हिस्सा लेंगे तो हमारी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली यही है कि हम
अपने टिकट पे, अपने निशान पे और अपने झंडे के तहत जो है इलेक्शन लड़ेंगे, अपने नाम से इलेक्शन लड़ेंगे। हम किसी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद के बारे में कोई ऐसा इस वक्त कोई सोच या कोई ऐसा इरादा नहीं रखते। जमीयत उलमा इस्लाम भी एक पार्टी है और यकीनन उनकी हमारे साथ सियासी मुखालफत भी रही है। मैं तो समझता हूँ कि हर हल्के पर कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ उनकी एक प्रेजेंस है वहाँ पर मैं समझता हूँ कि उनके उम्मीदवारों के साथ हमारा मुकाबला होगा और हम मजबूत तरीके से उनका मुकाबला करेंगे सियासत के मैदान में। रह गई बात ये कि पॉलिटिकल बातचीत, तो मैं ये समझता हूँ कि मुखालफत के बावजूद, सियासी मुखालफत के बावजूद सियासी मुखासिमत जो है वो कोई जरूरी चीज नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका मैं सियासी मुखालिफ हूँ तो मैं मुखासमत भी आपसे रखूँ, नहीं, हम मुफाहिमत के साथ भी सियासत कर सकते हैं, अपने अलग अलग झंडों, अपने अलग अलग मंशूर और अपने अलग अलग पैगामात के साथ। तो इस वक्त हमारा यही इरादा है। बाकी इलेक्शन आने दें, देखें जब इलेक्शन करीब आएंगे, पहली बात तो ये है कि मुझे तो ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर उस जवाब को ढूंढने की यानी क्या कहते हैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से इलेक्शन डिले हो जाए। जो उनका मेन मैंडेट है, मकसद है क्रिएशन का कि इलेक्शन वक्त पे कराए और साफ शफाफ कराए, मेरे ख्याल में ये वाहिद काम है जिसकी तरफ उनकी तवज्जो फिलहाल नहीं है। तो इसलिए अब पहले तो इलेक्शन का ऐलान होने दें, इंतखाबी शेड्यूल आने दें, जब वो आएगा और कैंडिडेट्स फील्ड होंगे मैदान में तो उस वक्त देखेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो मैं समझता हूँ कि हमारा इत्तेहाद का किसी के साथ कोई इरादा नहीं है। वो हमारा अल्लाह के करम से एक बहुत मजबूत गढ़ है और वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी मकबूलियत है और इंशाल्लाह हमारी जुमात भी वहाँ बड़ी मजबूत है। वहाँ तो हम अपने तौर पे मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की जो दीगर हिस्से हैं वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि अगर कोई हम ख्याल जुमात है, जैसे माजी में हमने कुछ जुमातों के साथ इत्तेहाद किया भी है, आपको पता है 2013 की जो हमारी हुकूमत थी, तो सियासत में किसी चीज को खारिज अज़मकान तो नहीं करार दिया जा सकता, ना करार दिया जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारी स्ट्रेटेजी में इंतखाबी इत्तेहाद जैसी किसी चीज का कोई इरादा या कोई जगह नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ सैफ साहब, अगर आप देखें तो जो सेनेट में रिक्विजिशन जमा हुई थी उसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से अली जफर साहब के दस्तखत भी मौजूद थे जो पीपल्स पार्टी ने जमा कराई थी। तो उसके बाद ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, ये बातें हो रही हैं, चेमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो कराची या फिर पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करे। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत हो सकती है या उन्होंने कोई राब्ता किया है? देखिए, दो बातें मैं करूंगा। सेनेट का आपको पता है, मैं भी जब वहाँ सेनेट में था तो आपके साथ मेरी तकरीबन रोजाना ही मुलाकातें होती थी और आपको खुद सेनेट को आप कवर करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर मुख्तलिफ जो नेशनल इशूज हैं या बैनुल अक़वामी इशूज जिनमें पाकिस्तान का एक सोच है या पाकिस्तान उसमें दिलचस्पी रखता है, तो उस पर सेनेट में अगर कोई भी पार्टी रिक्वेजिशन पेश करे इजलास के लिए तो अमूमन बाकी पार्टियां भी साथ देती हैं। मेरे ख्याल में ये तो मैंने खुद कई बार किया है। मैं भी जब अपनी पार्टी का अपोजिशन लीडर था तो हम मुख्तलिफ अपनी मुखालिफ पार्टियों के रिक्वेजिशन पे हम दस्तखत करके उनका साथ देते थे। रह गई बात इंतखाबी इत्तेहाद की, तो जैसे मैंने कहा कि इस वक्त तो हमारे एजेंडे पे ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन इसको मैं किसी कतईयत या हतमियत के साथ इसका इनकार भी नहीं करूंगा कि कराची में या सिंध में हमने क्या करना है। अभी सिंध की जो हमारी तंजीम है इस वक्त तो आपको पता है हम एक खास किस्म की आजमाइश का शिकार है। हमारे यहाँ ज्यादातर तो जो रहनुमाएं हैं वो गिरफ्तार हैं और या जो है वो रोपोश हैं। तो इस सूरत हाल में तो अभी कोई मेरे ख्याल में बातचीत का मौका भी नहीं है। वक्त आएगा तो हम यकीनन उस सूबे की या उस लेकिन सैफ साहब एक बात पर तो आप और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हैं, आप भी गिला कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का और पीपल्स पार्टी भी गिला कर रही है। 100% पीपल्स पार्टी के साथ मैं जाती तौर पे और तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि जो उनका मौक़िफ़ है वो बिल्कुल ठीक है और यही हमारा मौक़िफ़ भी। हम समझते हैं कि सिर्फ एक पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त सारा मैदान उनके खाली कर दिया गया है या खाली किया जा रहा है और बाकी पार्टियों को वो मौके नहीं मिल रहे, वो मुनसिफाना तौर पर उनको खेलने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा जैसा कि होना चाहिए। तो ये इस बात पे तो हमारी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है और शायद कुछ और पॉलिटिकल जुमातें भी हैं। मसलन मैं ANP का नाम भी लूंगा, मैं क्या नाम है जुमात इस्लामी का नाम भी लूंगा, मैं MQM का नाम भी लूंगा, वो भी यही गिला कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। अच्छा, तो आप समझते हैं उनके साथ धोखा हो गया सर, क्योंकि वो तो अभी इत्तेहादी जमातें थी PDM की, इत्तेहादी हुकूमत की। हाँ, ये तो आपका वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना $1 मिलियन क्वेश्चन ये तो बिल्कुल बात सही आती। मेरा ख्याल ये है कि नादिर के कोई धोखा शोखा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी जिस वक्त हुकूमत में थी तो उस वक्त उनके जहन में यही था कि वो हुकूमत में होंगे और हुकूमत के जो भी
फायदे हासिल होते हैं किसी सियासी पार्टी को, तो वो हमें भी मिलेंगे। और यकीनन आपको पता है उनके कई सरकर्दा रहनुमा, बिलावल जरदारी साहब हो गए, शेरी रहमान साहिबा हो गई, बाकी लोग वो जो है वो हुकूमत का हिस्सा रहे, वो जरा रहे। अब यकीनन जब हुकूमत खत्म हुई और निगरान सेटअप आया तो वो एक अपोजिशन की जमात बन गई। तो इस वक्त जो वो बात कर रहे हैं वो एक नए तनाजुर में कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि ये फैसला अब पाकिस्तान के अवाम ने करना है कि कौन शख्स किस हद तक जो बात कर रहा है वो कितनी सच है और उसमें कितनी सदाकत है। मेरे ख्याल में लेकिन सैफ साहब देखें, आपके बहुत से जो अहम रहनुमा हैं, खुद जो कुरैशी साहब हैं वो भी जेल में हैं, जो आप लोग बाहर हैं, आप सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई स्ट्रेटजी, कोई मुज़ाकरात, कोई जमातों के साथ बातचीत की कोई स्ट्रेटजी तो सर तैयार की होगी आपने? नहीं, देखिए स्ट्रेटजी तो हमारी है। हम तो बिल्कुल हमारी कोर कमेटी है तहरीक इंसाफ की जो बुनियादी तौर पर तमाम फैसले करती है, और वो कोर कमेटी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की राय से और उनकी मर्जी से वो बनाई गई है। और जो भी वो फैसले करते हैं या किसी चीज़ पर अपना नुक्ता नज़र बनाते हैं तो वो इमरान खान साहब से अप्रूवल उसकी ली जाती है। और उसमें इमरान खान साहब ने यकीनन ये कहा है कि हम गैर ज़रूरी इख्तिलाफात या गैर ज़रूरी लड़ाई झगड़े इस वक्त नहीं करेंगे। अपनी पार्टी की तंजीम पर, अपनी सियासी हिकमत अमली पर, और जो आने वाले इलेक्शन में इंतखाबी हिकमत अमली है उस पर हम काम करें। तो उसका एक हिस्सा यकीनन सियासी पार्टियों के साथ राब्ता भी है। देखिए नादिर, मेरा और आपका इख्तिलाफ किसी भी मसले पे बहुत शदीद भी हो सकता है, लेकिन हमारा राब्ता तो होता है ना। तो राब्ते के बावजूद भी आपकी अपनी एक आजाद सियासी हैसियत होती है। तो मेरे ख्याल में कोई भी सियासी पार्टी जो है उसके लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं है। हम हर एक के साथ बातचीत करने को तैयार है। अब सवाल यह है कि वो बातचीत क्या होगी। कम से कम इस वक्त इंतखाबी इत्तेहाद की कोई बात किसी के साथ नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ सैफ साहब, अगर आप देखें तो अलवी साहब के हवाले से हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। क्या हम ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त आरिफ अलवी के साहब के ऊपर जो अदम एतमाद का इजहार कर रही है, चाहे वो इंतखाबात की तारीख का आपका जो मौक़िफ़ हो या दीगर इशूज़ हों? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अदम एतमाद का इजहार कर रही है, क्योंकि अगर अदम एतमाद के इजहार करना मकसूद होता तो अब तक हम कर चुके होते हैं ना। हम पर कोई डर या खौफ तो नहीं है, किसी की पाबंदी भी नहीं है। मरकजी जो हमारी कोर कमेटी है उसकी तरफ से बयान आ जाता कि जी हम आरिफ अलवी साहब पे एतमाद नहीं करते, और वो यकीनन खान साहब की अप्रूवल से ही होता। लेकिन हमें अलवी साहब की मजबूरियों का भी अंदाजा है कि वो इस वक्त सदर मुमलिकत के ओहदे पर हैं। तो उस ओहदे की कुछ आईनी और कानूनी और कुछ इंतजामी मसाइल और या इशूज ऐसे हैं कि जिनकी वजह से शायद वो इतना बोल्ड स्टांस नहीं ले सकते जो पार्टी का स्टांस है। और दूसरी तरफ चूंकि वो सदर हैं तो जाहिर है उन्होंने मुमलिकत के मफादात का भी देखना है। लेकिन इस बात पर हमें उनसे गिला जरूर है, और ये हमारा शिकवा भी है उनसे कि उनको आर्टिकल 48 के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कौमी लेवल के जो इंतखाबात हैं यानी कौमी असम्बली के, उनका ऐलान तारीख के साथ करना चाहिए था। उन्होंने उस आईनी जिम्मेदारी से इनहिराफ किया है जिस पर पार्टी को यकीनन गिला भी है और तहफ़्फ़ुज़ात भी। ठीक है सैफ साहब, एक आखिरी सवाल कि इस वक्त एक लिस्ट चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि खुद चेयरमैन पीटीआई साहब जो हैं उन्होंने ये लिस्ट जारी की है कि ये वकला जो है उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। उनमें बाबर अमान साहब का नाम शामिल नहीं है। आप समझते हैं कि खान साहब ने उनका नाम जो है वो निकलवाया है, पंजोता साहब का नाम नहीं है? ये लिस्ट का मामला क्या है सर? नहीं नादिर, ये चलो ऐसी अजराह मजाक में एक बात करूंगा इस लिस्ट की आपके सवाल के जवाब में, कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमारी मुलाकात के बाद बाज व्लॉगर्स ने, बाज यूट्यूबर्स ने और बाज हमारे अच्छे टीवी चैनल्स के एंकर्स हजरात ने या खवातीन ने एक माहौल पैदा कर दिया था कि शायद कोई इंतखाबी इत्तेहाद, कोई डील होने जा रही है। एग्जैक्टली इस लिस्ट को भी इसी तरह एक जो है निशाना बनाया जा रहा है। देखें, ये उन वकला की लिस्ट है जो रूटीन में इमरान खान साहब से इसलिए मिलते हैं कि ये उनके मुख्तलिफ अदालतों में जो केसेस हैं उनमें ये नामजद वकला हैं, ये उनके केसेस की पैरवी कर रहे हैं। तो वो एक तो इमरान खान साहब को उन केसेस के बारे में अपनी ब्रीफिंग देते हैं और इमरान खान साहब को गाइड भी करते हैं और इमरान खान साहब से भी गाइडेंस लेते हैं स्ट्रेटजी के कैसे केसेस को डील करना है। तो ये जो पहली लिस्ट गई है ये सिर्फ 10 अफराद की उन केसेस की है जो इस वक्त एक्टिव है और जो इस हफ्ते यानी आने वाले हफ्ते में पीर के बाद खान साहब से मुलाकात करेंगे। लेकिन ये कोई हतमी लिस्ट नहीं है, इस लिस्ट में नाम नेक्स्ट वीक इसमें फिर और नाम भी आ सकते हैं। अब मैं भी इमरान खान साहब की वकला की टीम हूँ,
मेरी भी अपॉइंटमेंट हुई है, उसी तरह टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन मेरा नाम इसमें नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाबर अवान साहब के नाम ना होने का मतलब ये कि उनको निकाला गया, नहीं। लेकिन वो इस वक्त जो केसेस है उनमें कोई एक्टिव केस ऐसा नहीं है कि जिसमें वो खान साहब की पैरवी कर रहे हैं, तो इस वजह से शायद उनका नाम नहीं है। लेकिन इसका एक और तरीका हमारे पास ये भी है जो हमारे वकला करते हैं कि अगर फर्ज करें मैं मिलना चाहूँ तो मैं हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन देकर कोर्ट से इजाजत लेकर मैं खुद भी मिल सकता हूँ, और कोई पाबंदी नहीं है। कई वकला हमारे ठीक है सैफ साहब, आपने इस लिस्ट की भी वजाहत कर दी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम भी निकाला। नाजरीन, बैरिस्टर सैफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो JUI का मौक़िफ़ हम जानने की कोशिश करेंगे और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, बैरिस्टर सैफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। JUIF का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। हमने बैरिस्टर सैफ साहब से भी बात की, पहले भी आप JUIF भी वजाहत दे चुकी है, PTI भी वजाहत दे चुकी है, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि जो PTI के वफ़द ने मुलाकात की मौलाना साहब के साथ, ज़ाहिर है जब सियासी जमातें, सियासी रहनुमा आपस में बैठे हैं तो सियासी बातचीत भी होती है, तो आप बताएंगे कि JUIF के साथ कोई तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से कोई बातचीत, कोई सीट एडजस्टमेंट के हवाले से या मिलकर आगे चलने के हवाले से कोई बातचीत हुई हो? मैं खुद मौजूद नहीं था और पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कोई ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं आया जी। जिसकी बुनियाद पे कोई ऐसी बात की जाए कि कुछ सियासी बात हुई है। वो सिर्फ जो है ना ये समाजी मामला था। मगर एक चीज जो है वो इस बात को तकवीर देती है कि कुछ न कुछ सियासी हुआ होगा। वो सब कैसर साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट था या ट्वीट था कि ये मुलाकात इमरान खान की रजामंदी और मंशा के मुताबिक हुई है, तो ये बात जो है, वरना अदरवाइज जो है ना अगर किसी ने ताज़ियत करनी हो तो फिर पार्टी लीडर की मंशा की जरूरत नहीं होती, रजामंदी की जरूरत नहीं। कामरान साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही हैं, ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद सियासी जोड़ तोड़ का अमल जो है वो शुरू हो गया है। हमने देखा कि JUIF जरदारी साहब के बहुत करीब थी, अभी भी रिसेंटली भी जरदारी साहब ने मौलाना साहब के साथ मुलाकात की है, लेकिन क्या आपकी बातचीत, आपका झुकाव ज़्यादा पीपल्स पार्टी की तरफ होगा या फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ होगा? सर देखिए, दो तीन बातें पेश नज़र होती हैं जब कहीं इत्तेहाद बनते हैं या सीट एडजस्टमेंट्स होती हैं। इत्तेहाद तो शायद नहीं बनेगा, सीट एडजस्टमेंट्स होंगी। अच्छा। और उसमें एक तो ये देखा जाता है कि अगर फर्ज करिए कि किसी को अकोमोडेट किया जा रहा है, वो आपके पार्टी प्रोग्राम के कितने नजदीक है, उसकी शख्सियत, फर्ज करिए कि ये कोयटा का इलेक्शन है और कोयटा के इलेक्शन पे अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो दूसरी पार्टी ये देखेगी कि आया इनको अगर इनके मुकाबले में अपना कैंडिडेट वापस बिठाया जाए तो ये सूट करता है डेमोक्रेसी के हवाले से या उनके प्रोग्राम के हवाले से। तो इस तरह की बातें भी मद्देनजर होती हैं। पार्टी का मफाद भी मद्देनजर होता है कि उसके अगेंस्ट जो है ना वो क्या मिलेगा। लेकिन कामरान साहब, आपके ऊपर ये भी तनकीद हो रही है कि शायद JUIF जो है वो इंतखाबात में ताखीर चाहती है। जो मौलाना साहब ने बयान दिया तो पीपल्स पार्टी उस पर बड़ी तनकीद कर रही है। पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है। तनकीद करना जो है हर पार्टी का हक यकीनन हुआ करता है। मगर क्या इसमें जो ताखीर हुई है, जो इसका बायस ताखीर, कभी इस बात पे गौर किया कि बायस ताखीर क्या है? बायस ताखीर जो है वो सेंसस की रिपोर्ट का ऑफिशियली जो है उसका नोटिफाई होना है, और उसमें कितने लोग पीपल्स रखते थे, कभी आपने गौर किया? और किन दो पार्टियों से थे वो हजरात, ये कभी आपने गौर किया? तो एक तरफ आप एक चीज को नोटिफाई करवा दें और उसके नताइज जो है ना फिर जब निकले तो फिर उसके बाद जो है ना दूसरों पे तनकीद करें, मेरा ख्याल है ये मुनासिब रवैया नहीं होगा। हालांकि साथ इसके एक और बहुत बड़ा गफला हुआ है बलूचिस्तान के साथ। वो 70 लाख की आबादी जो है ना वो इसमें इसी मामले में जो है ना वो गड़बड़ हो गई है। सर ये गिले शिकवे तो पीपल्स पार्टी खुद भी कर रही थी कराची के हवाले से। ताज हैदर साहब भी सेनेट के अंदर भी कर रहे थे कि आबादी कम दिखाई गई है। फिर क्यों किया फिर उन्होंने नोटिफाई? तो सर आप समझते हैं कि नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी भी सेम पेज पर थी इंतखाबात? देखिए, आप वो आर्टिकल 154 के नीचे जो है ना उस नोटिफिकेशन को अभी गूगल कर लीजिए और गूगल करके उसमें नाम देखिए। जी सर, 2 केयर टेकर CM थे सर उसमें। तो उसके अलावा जो बाकी दूसरे मेंबर थे उसमें नाम भी जरा देख। अच्छा, लेकिन इसी के साथ साथ कामरान साहब, अगर मियां साहब की वतन वापसी का मामला देखें तो ये एक अहम पेशरफ्त है सियासत के हवाले से भी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने है,
ANP का मौक़िफ़ भी सामने। JUIF मियां साहब की वतन वापसी को कैसे देखती है? देखिए, मौलाना ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये खुश आइंद है, उनका अपना वतन है, वो आए तशरीफ लाए, और कोई भी शख्स अगर उसको किसी ताकत के बल पे जो है ना वो मुल्क से बाहर रखा जाए या कोई ऐसे उसके लिए हालात पैदा कर दिए जाए कि वो मुल्क से बाहर रहने पर मजबूर हो जाए, तो ये गैर मुनासिब रवैया, मगर इस वतन अजीज में ऐसा हुआ करता है और जो कि बिल्कुल नाजायज है और दुरुस्त नहीं। तो कामरान साहब, आप बतौर सेनेटर अपनी राय देंगे कि जो ये तासुर दिया जा रहा है कि मियां साहब समझौते के तहत आए हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए माहौल बनाया जा रहा है, आपको भी सर ऐसा कुछ नजर आ रहा है पार्लियामान के अंदर या बाहर? इससे पहले ये नून के हवाले से ये तासुर आने से पहले एक तासुर और कायम किया गया था, वो पीपल्स पार्टी के हवाले से था, और वो पीपल्स पार्टी में जो ना वो जो हमारे इलेक्टेबल थे उन्होंने जाना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। फिर अचानक वो इलेक्टेबल जो ना पीपल्स पार्टी में जाते जाते रुक गए। मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, अब वो जो ना उन्होंने कहीं और स्टेयरिंग मोड़ लिया। तो ये जो है ना वो होता ना वो मुर्गे बादे नुमा होता है, क्या होता है जी। वो जिससे हवा का रुख का अंदाजा लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो ना हवा के रुख का अंदाजा जो है वो इस तरह से लगाया जाता है, और उसमें फिर हम कहते हैं कि नहीं, कोई ना कोई ऐसी ताकत है, हवा की ताकत समझ लीजिए, किसी और चीज की ताकत समझ लीजिए, जिसने जो है ना मामला को किसी मखसूस समत में मोड़ दिया। तो ये इस तरह से बातें हैं और होती हैं। तो कामरान साहब, इसका मतलब है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बातें उठ रही हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, वो दुरुस्त अमल है? देखिए, हमारे साथ तो उससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ जो है ना मामला दरपेश हैं। अच्छा। हमारे यहाँ तो जान के मामले पेश हैं, और ये मामला किसी और पॉलिटिकल पार्टी को पेश नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं इस पर, बाकियों पे हमले हो रहे हैं जी। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा जो हमारे साथ जो है ना वो हमारे दोस्तों के ऊपर जो है ना वो अटैक किए जा रहे हैं। दर्जनों के हिसाब से लोग जो है ना शहीद कर दिए गए, बल्कि आप उसको सैकड़ा भी कह सकते हैं, बल्कि 100 से प्लस हो गए हैं वो लोग अब जो 1 साल के अरसे में शहीद किए गए या जिन पे हमले किए गए। तो इस वक्त सर, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि शायद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी की तारीख का ऐलान करे। JUIF अगर जनवरी के माह में इंतखाबात होते हैं तो JUIF तैयार है, या आपको अभी भी जैसे चैलेंजेस का जिक्र आप कर रहे हैं, KP या बलूचिस्तान में आपको अभी भी चैलेंजेस दरपेश होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिलेगी? क्या आपने कभी किसी हमारे किसी बड़े से बड़े लीडर और छोटे से छोटे वर्कर्स के मुंह से ये सुना है कि ऐसा नहीं होगा तो हम इलेक्शन का बाइकाट कर जाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल। हाँ, तो जब ऐसी बात नहीं है तो हम अपनी राय देने का तो हक हमें देना आप जी कि इस मौसम में जो है इलेक्शन नहीं हो सकते, या इस मौसम में जो है इलेक्शन के हवाले से जो है ये मामला ठीक नहीं होंगे। आप देखिए, जब PTI ने मार्च के महीने में इलेक्शन होने के हवाले से एबटाबाद बेंच में लोकल बॉडीज के हवाले से एक पिटीशन फाइल की थी कि मार्च में इलेक्शन नहीं हो सकते, बिल्कुल, तो उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारा हम कहते हैं जनवरी में जो शिद्दत का महीना होता है सर्दी के हवाले से, और सर्दी सिर्फ ये नहीं कि सर्दी के हवाले से शिद्दत का महीना होता है, लोग माइग्रेट कर गए होते हैं उस महीने में, लोगों की बच्चों को छुट्टियां होती हैं, वो छुट्टियों की वजह से जो है वो इलाकों से बाहर होते हैं, तो उससे जाहिर नताइज का फर्क तो आता है। तो कामरान साहब, मौलाना साहब क्या चाहते हैं? अगर जनवरी में इंतखाबात ना हो तो फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद हो, या क्या आपकी तजवीज़ क्या है सर? हम दिसंबर में 15 दिसंबर से पहले करवा लें, बच्चों की छुट्टियां 15 दिसंबर के बाद होती हैं, ठीक है, 15 दिसंबर से पहले करवा लें आप इलेक्शन। सर, वो तो शायद इलेक्शन कमीशन तैयार ना हो, लेकिन अगर जनवरी में आपका जो मौक़िफ़ है, अगर जनवरी में ना हो तो फिर JUIF की तजवीज़ क्या होगी कि फिर कितना आगे जाए? देखिए, ये तजवीज़ ये अपने सर मरने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो है ना फिर उसके बाद जो है वो कहेंगे कि JUI की डिमांड आ गई कि फला महीने में इलेक्शन करवाए जाए जी। आपके जो है 4 मार्च तक के बाद तो वैसे ही नहीं हो सकते कि आपका सेनेट जो है ना वो रिटर्नेट हो जाएगा। वैसे तो अभी भी रिटर्नेट हो गया हुआ है कि आपने अगस्त में जब एक नेशनल असेंबली डिसॉल्व किया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से आके अभी इजलास बुलवाया, वो भी रेगुलेशन इजलास है, तो वो एक गैर जमहूरी और गैर अनइलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, दस्तूरी तो आप कह सकते हैं, मगर अनइलेक्टेड गवर्नमेंट जो है ना वो बगैर शिरकत गैर जो है वो अपने मामला चला रही है। सर, वो तो शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अगर कुछ सेनेटर जो हैं वो रिटायर हो भी जाएं तो सेनेट कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि कौमी असम्बली नहीं है, कानून साजी होगी नहीं, वोटिंग होगी नहीं, तो सेनेट जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। सेनेट का आधा हिस्सा कंटिन्यू करेगा ना उसका चेयरमैन होगा ना उसका डेप्यूटी चेयरमैन होगा, तो आपने पहले आधा असेंबली पहले चली गई कौमी असम्बली,
और उसके बाद सेनेट जो है ना वो प्रैक्टिकली तो अभी भी रिडंडेंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो बिल्कुल रिडंडेंट हो जाए। बिल्कुल। कामरान साहब, अगर मैं आपकी जाती राय जानने की कोशिश करूं तो आप बता सकेंगे कि फिर अगर मार्च और दिसंबर में इलेक्शन ना हो तो फिर कब हो सर? मैं तो दिसंबर का हामी हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है ना नवंबर में इलेक्शन तो मुमकिन नहीं है। हम तो चाहते थे कि 90 दिन के अंदर जो दस्तूर में लिखा है उसी के मुताबिक जो है ना वो इलेक्शन हो। ठीक है। हाँ, मगर अब अगर नवंबर में मुमकिन नहीं है तो 15 दिसंबर जो है ना वो उसके लिए बेहतरीन जो है ना वो टाइम। तो सर आप तो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश भी होते रहे, तो ये राय आप वहां भी रखेंगे सर आने वाले दिनों में? मैं दे चुका जी, आप उनसे कंफर्म करिए। मैं ये राय दे चुका, उनको कहा कि 90 दिन से आगे ना जाइएगा। अपनी भी इज्जत बचाइए, हमारी भी इज्जत बचाइए। लेकिन सर उसके बावजूद तारीख तो 28 जनवरी आ रही है, तो आप उसमें भी हिस्सा लेंगे तमाम तहफुजात और खदशात के बावजूद? तमाम रिजर्वेशंस के बावजूद हम इलेक्शन का मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। जी सर। तो इस हवाले से तो सर अब देखें, फिर अगर ये आपकी तजवीज़ पर गौर होता है या आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी आप जाते हुए देख रहे हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका, 2 नवंबर को केस फिक्स है। जी, जमात इस्लामी की भी दरखास्त है सर उसमें? जी, जमात इस्लामी की भी होगी, शायद पीटीआई की भी है, सुप्रीम कोर्ट बार की भी है। ठीक, तो हाँ चलें ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कामरान मुर्तज़ा साहब गुफ्तगू आपने सुनी, उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इंतख़ाबात जो हैं वो जनवरी में, जो उन्होंने रीज़न्स बताए हैं कि जो सर्दियां हैं वो भी होती हैं, और इससे पहले मार्च के हवाले से भी तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था वो है। तो अब वो उनका ये मौक़िफ़ है कि वो इलेक्शन कमीशन में भी 15 दिसंबर से कबल जो है वो इलेक्शन कराने की तजवीज़ दे चुके हैं। अगर 15 दिसंबर को नहीं होते तो उससे पहले इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम मुस्लिम लीग काफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते हो रहे हैं या नहीं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, JUIF का मौक़िफ़ आपने सुना और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उससे कबल हमने बैरिस्टर सैफ साहब से बातचीत की, जो इस वक्त बातें चल रही थी कि तहरीक इंसाफ और JUIF के इत्तेहाद के हवाले से। उस हवाले से हमने दोनों जमातों का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। इस वक्त मियाँ साहब जो वतन वापस आए हैं, उसके बाद जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि जरदारी साहब ने जब चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात की थी तो ये खबरें सामने आई कि काफ लीग ने कहा है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकती, बल्कि वो मुस्लिम लीग नून से उनकी बातचीत चल रही है। तो मुस्लिम लीग नून से नहीं बल्कि मुस्लिम लीग काफ से उनकी बातचीत चल रही है। तो मुस्लिम लीग काफ इस वक्त क्या सोच रही है, क्योंकि जोड़ तोड़ सियासी राब्ते मुलाकातें हो रही हैं, तो इस सारे सिनारियों में मुस्लिम लीग काफ कहाँ पे खड़ी है, हम इससे बातचीत करेंगे। आयशा गुलाली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अब सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि मुख्तलिफ जमातें जो हैं उनके राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मियाँ साहब जो हैं वो वतन वापस आ गए। इस सारे माहौल में आप क्या समझती हैं कि मुस्लिम लीग काफ कहाँ खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिर साहब, आपने शो पे इनवाइट किया। मियाँ साहब अगर पाकिस्तान आए हैं तो अच्छी बात है, उनका अपना मुल्क है और उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी यहाँ पर हुकूमतें करती रही है, उनके पॉलिटिकल सेटअप है यहाँ पर। तो अगर इलेक्शंस के लिए वो आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको हम वेलकम कहते हैं। अब बाकी जो है उनकी परफॉर्मेंस आवाम कैसे इवेलुएट करती है, इलेक्शंस में कैसा रिस्पांस करती है, वो फिर आवाम पर हम छोड़ते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। मुस्लिम लीग काफ जो है वो मैं समझती हूँ कि देखें इस वक्त आपके सामने एक सिनेरियो है। मैं समझती हूँ कि एक तरफ बारियां लेने वाली जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल हैं, जिनकी बार बार देखें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह के फजल से हमेशा सच बात कही है। बारियां ली हैं उन्होंने, इस मुल्क पर हमेशा इनकी हुकूमतें हुई हैं। ठीक है कि बार बार इंटरप्ट हुई इनकी हुकूमतें, बार बार उनके खिलाफ साजिशें हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असासों में इजाफा होता गया और अवाम जो है उनकी खुशहाली हमें इनके अदवार में नजर नहीं आई। इनके सूबों में इनकी हालत देखें लोगों की, तो आज भी अवाम की हालत जो है वो ठीक नहीं है। फिर दूसरी तरफ आप देखें कि PTI जो है आज 2 पार्टियों में तकसीम हो गई है। एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, एक जो है PTI-P है। अब ये कौन है? ये वो लोग हैं। अब आयशा गुलाली ने PTI जब इक़्तिदार में थी तो आयशा गुलाली ने तो इक़्तिदार से पहले ही छोड़ दी थी PTI को। मैंने कोई इक़्तिदार में जो है अपने मफादात तो हासिल नहीं किए, तो जो उसूली छोड़ने था पार्टी का वो आयशा गुलाली ने किया।
अब ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है या पीटीआईपी है, ये तो कोई सीनियर मिनिस्टर रहा, किसी ने चीनी स्कैंडल में अरबों रुपए कमाए, कोई जो है वो लैंड माफिया है, कोई जो है वजीर आला रहा और वहां पर जो करप्शन सारे बीआरटी वगैरह थे उसमें। तो मैं समझती हूँ कि अवाम ये अच्छी तरह जानती है कि अवाम, देखिए अवाम इस वक्त वाकई मायूस है। अवाम एक तरफ तो पीटीआई की जो लीडरशिप है इमरान खान से 9 मई का जिन्होंने सानेहा करवाया सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ात के लिए कि इनकी ज़ात बच जाए, बाकी मुल्क जो है अगर तबाह होता है, जिस तरह इसराइल फ़लस्तीन पे हमले कर रहे हैं, तो मतलब एक लॉन्च्ड प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में इसराइल का। उसने पाकिस्तान के साथ, आज जो इसराइल मुसलमानों के साथ कर रहा है वही उस लॉन्च प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की, अखलाकी तौर पर तबाह करने की कोशिश की, मुआशी तौर पर तबाह करने की कोशिश की। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त अवाम वाकई मायूसी का शिकार हैं। लेकिन मैं, देखें, मेरे लिए अल्लाह ताला ने फैसला किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करती हूँ। मैं किसी बारियां लेने वाली पार्टी में नहीं गई कि मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी में गई। मुझे इस वक्त भी ऑफर्स आ रही हैं कि जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीटीआईपी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आप उनका हिस्सा बन जाए, आपको मिनिस्ट्री भी मिल जाएगी, आप एमएनए भी बन जाएंगी। मैंने कहा कि मुझे कोई किसी गलत प्लेटफॉर्म पर जाकर, जो कि मफादात उन्होंने पीटीआई से हासिल किए और फिर जब मफादात हासिल हो गए तो पीटीआई छोड़ दी। अब मैं ऐसे मुनाफकत वाले लोगों के साथ, ऐसे गलत प्लेटफॉर्म पर मैं जाकर, मुझे कोई मिनिस्टर नहीं बनना, ना मुझे एमएनए बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मुस्लिम लीग कायदे आज़म का फैसला है वो अल्लाह ताला ने किया, और मुस्लिम लीग कायदे आज़म इस वक्त वाहिद वो जमात है जो पाकिस्तान में ईमानदार और करप्शन से पाक लोगों की जमात है, और सिर्फ मॉरली करप्शन से पाक नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी करप्शन से पाक। आप चौधरी शुजात साहब को देख लें। लेकिन आयशा साहब, आप जिन जमातों के ऊपर आप तनकीद कर रही हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या पीटीआईपी की बात कर रही हैं, उसमें तो आप देखें कि कोई ना कोई रहनुमा जो है वो आए दिन उन जमातों में शामिल होता है, तो इसकी वजह आप क्या देख रही हैं? देखिए, हम तो, मुस्लिम लीग कायदे आज़म तो ना जहाज़ रखती है, ना जहाज़ों के ज़रिए से लोगों को जो है वो पैसों के ज़रिए, क्योंकि हम ना सरमायादार हैं, पैसे के पैसों के ज़रिए हम ना खरीद सकते हैं लोगों को, ना उनको हम ये, मतलब हम झूठी बातें ना आवाम से कर सकते हैं। हम मिडिल क्लास के नुमाइंदा लोग हैं, जो कि पाकिस्तान के 95% मिडिल क्लास के लोग हैं। तो हम मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो है वो पाकिस्तान के आम लोगों की जमात है, और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जो है चढ़ते सूरज की तरफ जा रहा है, जो कि बज़ाहिर नजर आ रहा है। हालांकि फैसला अवाम करेंगे इलेक्शन में, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो निगरान गवर्नमेंट है वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाएगी। और मैं समझती हूँ कि हमारे मुस्लिम लीग कायदे आज़म के कैंडिडेट्स, मैं खुद भी जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ूंगी, और हमारे कैंडिडेट्स, मैंने जो है, क्योंकि मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी हूँ पार्टी की, तो हमारे कैंडिडेट्स खैबर पख्तूनख्वा से भी खड़े होंगे, फाटा से भी खड़े होंगे, एक्स फाटा से, पंजाब और सिंध से भी खड़े होंगे, बलूचिस्तान से भी खड़े होंगे। तो आवाम के लिए ये एक, इस वक्त एक थर्ड ऑप्शन आवाम के लिए मुस्लिम लीग कायदे आज़म है। और मैं आपको ये बताऊं कि हम वो वाहिद पार्टी हैं जो कि, हमारा मंशूर ये है कि पार्लियामेंट में हम मजदूरों और किसानों को रिजर्व सीट्स दिलाना चाहते हैं, ताकि वो सरमायादारों का, जागीरदारों का पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुकाबला करें। हम माजूर अफराद, लेकिन आयशा साहबा, इस वक्त चौधरी साहब क्या समझते हैं कि मियां साहब की वतन वापसी जो है वो किसी समझौते के तहत है, जैसे पीपल्स पार्टी खुल के कह रही है, और दूसरा, मियां साहब ने वतन वापस आने के बाद चौधरी साहब के साथ कोई राब्ता किया है? देखिए, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको न्यूट्रल होने का बार बार ताना दिया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो न्यूट्रल है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं नहीं समझती कि नवाज शरीफ साहब किसी समझौते के तहत आए हैं। वो, अगर उनका अपना मुल्क है, उनको आना भी चाहिए था, अब इलेक्शंस भी नज़दीक हैं, तो अगर वो आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। सब पॉलिटिकल पार्टीज को जो है अपनी अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि वो गैर ज़रूरी मामलात में आवाम को भी उलझाएं और मीडिया को भी उलझाएं। और इन चीज़ों से अब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं छुप सकती, और ना ही आपका पास्ट जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है छुप सकता है। तो ये जो मुलाकात जिसका हमने जिक्र किया कि जरदारी साहब ने चौधरी साहब से मुलाकात की थी, तो उसकी खबरें आई कि शायद काफ लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के साथ चलेगी। तो आप समझती हैं कि वाकई आपकी बातचीत नून लीग के साथ चल रही है और पीपल्स पार्टी की बजाय आपको सूट जो है वो नून लीग करेगी? नहीं, मैं समझती हूँ कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म अपने इंडिपेंडेंटली मैदान में उतरेगी, और इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की वाहिद उम्मीद इस वक्त मुस्लिम लीग कायदे आज़म ही है। क्योंकि मैंने जैसे आपके सामने कहा कि इस वक्त कोई भी अवाम जो आजमाए हुए चेहरे हैं उनके ऊपर वो एतमाद करने को तैयार नहीं है।
जरदारी साहब के हम बहुत मशहूर हैं कि वो, क्योंकि चौधरी शुजात साहब तो एक बुजुर्ग शख्सियत हैं और पाकिस्तान में उनका एक रोल मस्बत रहा है, कभी भी उसका नेगेटिव रोल नहीं रहा। तो जरदारी साहब की हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं कि वो उनकी खैरियत दरियाफ्त करने आए, और सियासी जमातों में तो मुलाकातें होती रहती हैं। तो बाकी ये है कि इंतखाबी अमल में कोई सीट एडजस्टमेंट वगैरह होती है तो वही, इसका मतलब ये नहीं कि आपका मंशूर एक हो गया या आप एक दूसरी पार्टी में जम हो गए, बल्कि एक प्योर एक इंतखाबी अमल होता है। वो सीट एडजस्टमेंट, एक टेक्निकल इश्यूज होते हैं, वो लास्ट टाइम पे किसी के साथ भी हो सकते हैं हमारे। आयशा साहबा, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम यहीं से गुफ्तगू जारी रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अगर बलूचिस्तान में काफ़ी हिस्सा ले रही है, जैसे आपने फरमाया, सिंध में आप कर लें, केपी में कर लें, तो आपको किसी न किसी जमात के साथ इत्तेहाद की ज़रूरत तो पड़ेगी, सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ दूसरी जानिब अगर हम देखें तो क्या काफ लीग के पास इतने उम्मीदवार हैं कि आप इंडिविजुअली तौर पर बलूचिस्तान में भी लड़ें, सिंध में भी लड़ें? जी बिल्कुल, हमारे डॉक्टर शकील रोशन साहब हैं, वहाँ पे बड़े एक्टिव हैं, हमारे सूबाई सदर हैं। और हमारे चौधरी सरवर साहब जब से आए हैं, बरतानिया का एक तजुर्बा लेकर आए हैं, जिसमें बरतानिया के निज़ाम में आप देखें कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ पे आप परफॉर्म नहीं करते तो फिर आवाम आपको नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देते। तो वो चौधरी सरवर साहब बहुत एक कीमती शख्सियत पाकिस्तान के लिए, और वो एक मस्बत सोच रखने वाले शख्सियत हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम जो है वो मुत्तहिद करने का, जिस तरह ली कुआन यू जो थे वो सिंगापुर के, वो सिंगापुर में कुछ भी नहीं था, वो दलदली एक मार्श लैंड था, दलदली ज़मीन थी, उनके पास ना पाकिस्तान के मादनियात थे, ना उनके पास पानी था, कुछ मतलब ना उनके पास जो बाकी जो पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज हैं वो नहीं थे। लेकिन उन्होंने, ली कुआन यू जो लीडर था, उसने कहा कि हमें मस्बत रहना चाहिए और हमें जो मले है और चाइनीज़ है या जो भी आपस में इख्तिलाफात हैं सूबाई और लिसानी, वो ख़त्म करके एक कौम के तौर पर हमें मुकाबला करना है हालात का। तो इंशाल्लाह हमने मुत्तहिद करना है पाकिस्तान को, हमने कोई नफरतें जो हैं वो इसमें क्रिएट नहीं करनी। जो चौधरी शुजात साहब का जो एक विजन है वो इंशाल्लाह उसको हम लेकर चलना है नौजवानों के। लेकिन आयशा साहबा, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे से मुलाकातें कर रही हैं, राब्ते हो रहे हैं, तो मुस्लिम लीग काफ के कोई राब्ते हुए हैं मुस्लिम लीग नून के साथ? और दूसरा, मियाँ साहब की वतन वापसी के बाद जैसे हमने पूछा कि क्या चौधरी साहब आपके साथ उनकी आपस में आइंदा चंद दिनों में कोई मुलाकात होने जा रही है, कोई राब्ता हुआ है? मुस्लिम लीग काफ कायदे आज़म की कोई कमेटी मेरे ख्याल से बनी है। वो कमेटी जो है वो टेक्निकल इश्यूज को देखेगी कि मतलब सीट एडजस्टमेंट्स किन किन इलाकों में हो सकते हैं। तो ये एक कमेटी बनी है और वो इसके ऊपर वर्क करेगी मुस्लिम लीग नून के साथ। लेकिन इसी के साथ साथ आयशा साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो परवेज इलाही साहब जो हैं वो जेल में हैं। हमने देखा कि खुद चौधरी साहब जो हैं वो जेल में जाकर मुलाकात भी कर रहे थे। आप समझती हैं कि ये जो तासुर दिया जा रहा था कि इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं, अब शायद उनकी बातचीत भी नहीं होती, ये तासुरात दुरुस्त हैं? अभी भी आप समझती हैं कि नहीं, उनके राब्ते होते हैं, मुलाकातें होती हैं, अभी भी चौधरी साहब मुतहरिक हैं उनको जो है वो रिलीफ दिलवाने में, या इस तरह का कोई अमल है? देखिए, चौधरी साहब तो पूरे पाकिस्तान के लिए ही दुआ गो हैं, और पाकिस्तान में जब भी कोई मसले होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मसले हल करें। तो अपने ख़ानदान के लिए वो क्यों जो है वो आगे नहीं आएंगे? और मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की भी यही हुक्म है, कुरान पाक में भी यही हुक्म है कि ख़ानदानों को आपस में मिलवाएं, लड़वाएं नहीं। तो मैं समझती हूँ कि चौधरी शुजात साहब तो बार बार उनके पास इतनी ख़राब सेहत के बावजूद वो जेल भी गए, उनसे उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। तो वो तो यही चाहेंगे कि फैमिली इकट्ठी हो, और सब दुआ गो हैं कि फैमिली जो है वो इकट्ठी हो। बाकी सियासत जो है, फैमिली तो एक है, उसको आप खत्म मतलब दूर नहीं कर सकते, लेकिन जो सियासत है वो फिर आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, आप अपना डेमोक्रेटिक राइट है। तो परवेज इलाही साहब का अपना एक जहन है उनका, मेरे ख्याल से वो अपनी उनका एक उन्होंने रास्ता चुना हुआ है। अच्छा आयशा साहब, इस पे अगर आप कमेंट करना चाहें तो ये भी एक तनकीद हो रही है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो जेल में हैं, लेकिन मुनस इलाही साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें मुल्क में होना चाहिए। आप भी समझती हैं कि ये तनकीद जो है वो जायज़ है? मेरे ख्याल से मुनस इलाही साहब को पाकिस्तान मतलब अगर उनको आना चाहिए, उनके वालिद साहब के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। और बाकी ये है कि हम दुआ करते हैं उनके लिए कि उनके ये जो हमारा चौधरी साहिबान का जो ख़ानदान है, उनके दरमियान जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो, और
पहले की तरह जो है वो एक खुशगवार माहौल में वो मुल्क के लिए वो काम करें। आखिरी सवाल आयशा साहबा, इस वक्त अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया, फिर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी, ANP का भी। हमेशा आपने जमहूरियत की बात की है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अब भी तहरीक इंसाफ भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, ANP भी कर रही है। आप समझती हैं कि इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखा जाता है या खुद चेयरमैन PTI को इंतखाबी अमल से बाहर रखा जाता है, तो फिर मुस्लिम लीग काफ और इंतखाबात को कैसे देखती है? क्या वो नताइज कबूल करेगी, या आप समझती हैं कि चेयरमैन PTI को इंतखाबी अमल से बाहर रखना या PTI को बाहर रखना दुरुस्त अमल होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए खुद मुस्तकबिल उनका तबाह किया है। और 9 मई का सानहा भी कौम जो है किसी भी दुनिया में, बरतानिया में जाकर देखें, अमेरिका में जाकर देख लें, कहीं पर भी आप अपने शोहदा की यादगारों पर आप हमला करते हुए किसी को नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो पाकिस्तानी अवाम के जहन में खड़ा हो गया कि ये इन शोहदा ने तो हमारी हिफाजत के लिए जानें कुर्बान की थी पाक अफवाज की, तो इनके ऊपर अगर हम की तौहीन करेंगे तो फिर हमारे मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? मोरल हम डाउन कर रहे हैं। तो ये उन्होंने अपना मतलब आज वो NRO मांगते फिर रहे हैं उनके नुमाइंदे, कभी एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ते हैं, कभी जो है अमेरिका के पांव पड़ते हैं, कभी उनके नुमाइंदे जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस अंजाम तक उन्होंने खुद अपनी पार्टी को पहुंचाया है। और मैं समझती हूँ कि मुझे इंतहाई अफसोस भी, मुझे हमदर्दी भी है PTI के कारकुनों के साथ। मुझे बहुत हमदर्दी है कि उनको एक गलत रास्ते पर ले जाया गया। मेरी आज भी उनके साथ हमदर्दियां हैं। मैं मैं उनकी बहन के तौर पर उनसे मुखातिब हूँ, और मैं इंशाल्लाह हर हालत में PTI के वर्कर्स के साथ मैं खड़ी रहूंगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो 9 मई के साथ वाकयात हैं वो मेरा काम नहीं है, वो तो लॉ ऑफ द लैंड है, वो तो कानून है पाकिस्तान में, वो तो अदालतें फैसला करेंगे, मैं तो फैसला नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो आप समझती हैं कि ये जो मौलाना साहब के साथ तहरीक इंसाफ के वक्त ने मुलाकात की है, ये NRO लेने की कोशिश है? जी, मेरे ख्याल से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बता दिया है कि वो यही मैसेज लेकर आए थे कि कोई NRO उनको मिल जाए। तो अगर वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस होते, पाकिस्तान को देखें, PTI के दौर में हमने पहली दफ़ा डिफ़ॉल्ट का नाम सुना, किसी बाकी दौर में हमने डिफ़ॉल्ट का नाम नहीं सुना। ये खैबर पख्तूनख्वा में गई तो उसको डिफ़ॉल्ट पे ले आए, विफाक में आए तो उसको डिफ़ॉल्ट पर ले आए। तो और मैं समझती हूँ कि एक लीडर जो होता है फाइनेंशियली भी वो क्लीन होना चाहिए और मॉरली भी क्लीन होना चाहिए। अब देखें फॉलोअर्स की बात, तो फॉलोअर्स तो देखें ना, हदीस शरीफ में है कि कयामत जब नजदीक होगी तो नाच गाना ज्यादा होगा, फहाशी ज्यादा होगी, झूठ को सच कहा जाएगा, सच को झूठ कहा जाएगा, दजाल के पैरों है वो ज्यादा होंगे। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो इसराइल का जो लॉन्च्ड प्रोजेक्ट था वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तबाही से बच गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं तबाही से बच गए। ठीक है आयशा साहबा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आयशा गुलाली साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग काफ ने सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी अमल के हवाले से मुशावरती अमल जारी रखने के हवाले से कमेटी तश्कील दी। अब देखेंगे आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।